हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। और इन्वायरमेंट में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के बारे में। और वहाँ पे हमने बात किया था ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आज हम थोड़ा ओजोन लेयर को काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं ओजोन लेयर की। तो ओजोन लेयर होती क्या है। तो देखिए, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। जो जैसे आपने सुना होगा, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसी तरह से ओजोन गैस भी पाई जाती है, ठीक है। तो ओजोन गैस जो होती है ना, वो इकट्ठा होकर के लेयर बना देती है। जैसे आप देखेंगे कि ये मान लीजिए ओजोन गैस पूरा फैली हुई है, लेकिन कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा जब ओजोन गैस आ जाती है, ठीक है, तो एक लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर, ठीक है। अब ये ओजोन लेयर पाई कहाँ जाती है। तो देखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ से जो हमारा जाएंगे कम से कम 13 किलोमीटर तक ऊपर, तो यहाँ ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल पाया जाता है। क्षोभ मंडल से हम जब जाएंगे ऊपर 50 किलोमीटर तक, हमारा स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल पाया जाता है। तो इसी समताप मंडल में जो निचला हिस्सा है, ठीक है, इसी निचले हिस्से में जो है हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ओजोन लेयर है कितनी ऊंचाई पे पाई जाती है अर्थ सरफेस से, तो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा ओजोन लेयर है मुख्यतः जो है ये 20 किलोमीटर मोटी हो गई। 15 से 35 के बीच में अगर पाई जाती है तो ये 20 किलोमीटर जो है कि मोटी हो गई। अब जो है इसकी मोटाई कैसे मापते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है। तो जो ओजोन की मोटाई मापते हैं हम इसको मापते हैं डॉप्सन यूनिट में। और डॉप्सन यूनिट की अगर हम बात करें तो एक डॉप्सन यूनिट बराबर होता है 0.01 मिलीमीटर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हम मापते हैं ना कि ये 100 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 1 मीटर, तो उसी तरीके से ये जो होता है एक डॉप्सन यूनिट बराबर होता है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। डॉप्सन यूनिट समझ में आ गई क्या क्या होती है। चलिए, तो हम पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारी ओजोन गैस है इसका नेचर क्या है। तो ओजोन गैस इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ठीक है, यानी कि अकार्बनिक जिसे बोलते हैं। और अगर इसकी हम बात करें रंग की दिखती कैसी है, तो ये कहीं ना कहीं पीले और नीले कलर का मिक्सचर ऐसा कुछ दिखती है, ठीक है। इसको अगर स्मेल करेंगे मतलब सूंघेंगे कहीं ना कहीं, तो ये बड़ा तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण इन द सेंस कि अगर आप सूंघेंगे तो ऐसा लगेगा कि नाक जो है वो जल जा रही है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये सब इसके थोड़ी विशेषताएं हैं। अगर हम बात करें कि जो ओजोन गैस है जब तक ये हमारे समताप मंडल में है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे अर्थ सरफेस के पास आती है, ठीक है, क्षोभ मंडल में जैसे कुछ नीचे ज्यादा चली जाती है, और इसका कंसंट्रेशन अगर 0 जो है कि 1 ppm से अगर ज्यादा होता है, ठीक है, 0.1 ppm से अगर ज्यादा होता है, तो यह पौधों और जीवों के लिए सांस लेने में जो है समस्या क्रिएट कर सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, क्योंकि जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो जो है कि कहीं ना कहीं वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं ओजोन गैस बनती कैसे है। तो ओजोन गैस का फार्मूला होता है O3। क्या होता है, O3 होता है। अब बनती कैसे है, तो जो ऑक्सीजन है ना, आप सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में हमारे ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन जो है हमारी 20 पॉइंट समथिंग यानी कुल मिला करके हम मान लेते हैं 21% है। अब वो 21% जो होती है ऑक्सीजन, ये लगभग हमारे अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर के बीच में फैली होती है। होता क्या है कि जो हमारी ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में फैली हुई है सब, ठीक है, ये क्या होता है कि इस पे से जब सूर्य से यानी कि सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आके टकराती हैं तो ऑक्सीजन को तोड़ देती हैं। ऑक्सीजन को मान लो कि ये हमारा ऑक्सीजन पे आके पड़ी, ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीजन दो भाग में टूट गया। दो ओ है, तो यहाँ पे एक ओ यहाँ आ गया, एक ओ यहाँ आ गया। अब ए वाला ओ जो है इस वाले ओ से मिल जाएगा और O3 बना देगा। कहने का मतलब ये है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सूर्य से आई, ऑक्सीजन से टकराई, उसको दो
जो है कि एटम में तोड़ दी, और जैसे ही वो जो है कि एटम दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन किया, O3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि ओजोन बना दिया। तो ये दो स्टेप में हमने दिखाया कि O2 पहले टूटा O और O में, और फिर O2 जो है टूट O से कंबाइन करके O3 बना लिया। तो ये आपके दिमाग में जनरली होना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ और चीजें हम देख लेते हैं। तो बात करते हैं ओजोन लेयर की खोज कब की गई थी। तो ओजोन लेयर की जो खोज की गई थी 1913 में, चार्ल्स फेब्री हेनरी बुसान, फ्रांस के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1913 में चार्ल्स फेब्री और हेनरी बुसान ने किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि ओजोन लेयर जो है इसकी इम्पोर्टेंस खास तौर पे यही मानी जाती है कि जो भी सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है उससे जो है कि हमारे जो बाकी जो एनिमल्स हैं अर्थ पे, या फिर जो ह्यूमन बींग्स हैं या प्लांट्स हैं, इन सब की जो है सुरक्षा करती है, ठीक है। ये जो है ओजोन लेयर, ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो ओजोन लेयर है किससे हमारी सुरक्षा करती है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी 3 तरीके की होती है, तो यहाँ भी पूछ लिया जाता है स्पेशली कि अल्ट्रावायलेट ए से बचाती है, अल्ट्रावायलेट बी से बचाती है, या अल्ट्रावायलेट सी से बचाती है। ये ना हम जो है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पे बांट के देखते हैं। तो अल्ट्रावायलेट सी जो है इसकी रेंज होती है 100 से 280 नैनोमीटर, अल्ट्रावायलेट बी 280 से 320 नैनोमीटर, और जो अल्ट्रावायलेट ए है 320 से 400 नैनोमीटर की होती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट ए जो है उतना हानिकारक नहीं होती है, ये पृथ्वी तक आसानी से चली आती है। लेकिन जो अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट सी रहेगा यहाँ पे, ये जो है पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं, इन्हीं को ओजोन लेयर जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और इसमें भी सबसे ज्यादा खतरनाक अल्ट्रावायलेट बी है, ठीक है। ये क्या करती हैं, अगर ये पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पहली चीज तो हमें स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज आंखों में मोतियाबिंद का भी मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी जो है कि चेंज हो सकता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी से, ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। जो पत्तियां होती हैं उसमें जो है कि फोटोसिंथेसिस करने की जो है कि प्रक्रिया उसमें धीमी हो सकती है। और भी प्रॉब्लम होती है, जैसे बाकी जो इंसेक्ट हैं, जैसे मकड़ी वगैरह हो गई, या फिर केकड़ा हो गया, या फिर मछली मेढक हो गए, इस तरह के जीव जो खास तौर पे लार्वा तैयार करते हैं, इनमें लार्वा बनाने की जो सिचुएशन होती है वो प्रॉब्लम में आ जाती है, ठीक है। वो वहां पे वो उसमें दिक्कत देखने को आता है समझ में। अगला है इसका इम्पोर्टेंस, एक तो अल्ट्रावायलेट से बचाव, दूसरा जो है तापमान को बैलेंस करती है, टेम्परेचर बैलेंस करती है ये ओजोन लेयर, ठीक है। तो हमने ये दो जो है इम्पोर्टेंस देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ओजोन डिप्लेशन क्या है, ठीक है। ओजोन लेयर तो हमने देख लिया, उसकी स्थिति भी देख ली कहाँ है, और भी कुछ इम्पोर्टेंस चीजें देख ली कि खोज कब हुई थी और यह फायदा क्या करती है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा ओजोन डिप्लेशन है, यानी कि ओजोन क्षरण है, वो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, ये जैसे हमारी ओजोन लेयर है, ठीक है, जो ओजोन लेयर मान लीजिए हमारे समताप मंडल में है, तो जब एक कुछ तत्वों से क्रिया करती है तो वहां पे होल हो जाते हैं, ठीक है। अब होल होने का क्या अर्थ है, जैसे कि मान लीजिए कि ओजोन लेयर की जो मोटाई है ये है, ठीक है। अब यहां से ये कुछ हानिकारक गैसें गई और इसकी मोटाई यहां से यहां खत्म कर दी, तो ये जो पूरा होल दिख रहा है इसी को हम ओजोन होल बोलेंगे या ओजोन छिद्र बोलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इस पेपर में देखिए, इस पेपर में अगर हम होल कर दें, ठीक है, तो आर पार का दिखने लगे तो इसको हम बोलेंगे पेपर में होल हो गया है। लेकिन ओजोन में ऐसा नहीं होता है। ओजोन में क्या होता है, ओजोन की अगर मोटाई कम हो जाती है तो उसी को हम ओजोन छिद्र बोलते हैं। जो एवरेज मोटाई है ओजोन की वो 300 डाप्सन यूनिट है। कितनी? 300 डाप्सन यूनिट।
अब मान लीजिए कि बहुत सारा फ्रिज एसी हम चलाने लगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है गई और जा करके इस मोटाई को 220 डाप्सन यूनिट कर दी। कितना? 300 से सीधे 220 डाप्सन यूनिट कर दी, तो हम कहेंगे कि ओजोन में होल हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ओजोन होल हम कहते हैं कब? जब हमारा जो है ओजोन की मोटाई 220 डाप्सन यूनिट से कम होने लगे या उतनी तक पहुंच जाए तब। बात समझ में आ गई? यहाँ देखिए हमने बनाया है, ये पृथ्वी है, ये ट्रोपोस्फियर है, ये स्ट्रेटोस्फियर है। ओजोन लेयर आप देख रहे हैं ये है हमारी, और ओजोन लेयर यहाँ पहले 300 डाप्सन यूनिट मोटी है और नीचे आप इधर देख रहे हैं कि यहाँ क्षरण हो गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या और भी हानिकारक गैसों से, तो इसकी मोटाई यहाँ पतली हो गई है, तो इसी को हम बोल दिए कि ओजोन में छिद्र हो गया है या ओजोन जो है डिप्लेशन हो गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ओजोन है, ओजोन छिद्र है, ये कब खोजा गया था? तो ये जो है 1984-85 की बात है। आप देखेंगे जो हमारा अंटार्कटिका है। अब अंटार्कटिका क्या है? तो ये भी देखिए, ये हमारी अर्थ है। अर्थ का ऊपरी सिरा यानी कि नॉर्थ पोल आर्कटिक कहलाता है। ठीक है, और नीचे का हमारा जो साउथ पोल है इसको हम अंटार्कटिक बोलेंगे, यानी कि यहाँ जो महाद्वीप है इसको अंटार्कटिक, ऊपर आर्कटिक। तो यहाँ पे 1984-85 में ब्रिटेन के कुछ साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फरमन जोनाथन और गार्डिनर। वो क्या कर रहे थे? वो यहाँ पे रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने ये बात जो है कि देखी आप जब कि जो वहाँ पे ओजोन है वहाँ पे होल हो गया है, और वो होल काफी बड़ा था, इतना बड़ा था कि अमेरिका जैसे 3-4 देश जो है उसमें समा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि 2019 में अंटार्कटिका पे 16.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है कि होल हुआ था, 2019 की बात है। और भारत का क्षेत्रफल देख लीजिए तो 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक है, यानी कि 4 भारत अगर आप लाएंगे तब जाके उसका होल कवर होगा। तो इतना बड़ा बड़ा जो है कि होल हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है कि कैंसर के मामले आजकल बढ़ रहे हैं, खासतौर पे स्किन कैंसर, और प्लांट्स वगैरह में भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आखिर में हम ओजोन लेयर का जो होल होता है उसको मापते कैसे हैं? तो उसको टोम्स में उन्होंने मापा था। टोम्स एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। क्या? टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने देखा ओजोन गैस क्या है, ओजोन लेयर क्या है, एग्जिस्ट कहाँ करती है, किसने ओजोन लेयर की खोज की थी, क्या इंपॉर्टेंस है ओजोन लेयर की, अल्ट्रावायलेट एबीसी क्या है, और फिर हमने देखा कि ओजोन डिप्लेशन यानी कि ओजोन क्षरण क्या होता है और ये क्या जो है कि किसने खोज की थी, ये सब सारी चीजें। अब हम देखेंगे कि वे कौन से फैक्टर हैं जो ओजोन डिप्लेशन को बढ़ावा देते हैं, यानी कि ओजोन का क्षरण बढ़ाते हैं, और कौन कौन से उपाय किए गए हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जिससे कि हम ओजोन क्षरण को रोक सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि वे कौन से फैक्टर हैं जो कि ओजोन लेयर डिप्लेशन में अपना योगदान देते हैं। तो देखिए फैक्टर दोनों होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और ह्यूमन्स भी हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि नेचुरल फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी कि प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं। तो जब जियोग्राफी आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पे सौर कलंक के बारे में आप जो है कि पढ़ते होंगे। ठीक है, वहीं आप ध्रुवीय भंवर के बारे में भी पढ़े होंगे, और पछुआ पौने जो होती हैं ये 3 फैक्टर होते हैं जो खास तौर पे ओजोन के क्षरण में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये क्या मतलब फैक्टर हैं और कैसे काम करते हैं, ये सब सारी चीजें डिटेल्स में हम आगे पढ़ लेंगे। और एक चीज और यहाँ पे है, पूछा जाता है कि कौन से मौसम में ओजोन का डिप्लेशन सबसे ज्यादा होता है। तो बसंत ऋतु में ओजोन का डिप्लेशन जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि पछुआ पवनें जो होती हैं और जो है कि जो अंटार्कटिका द्वीप होता है महाद्वीप के चारों तरफ बहुत तेजी से चलने लगती हैं और ध्रुवीय भंवर का निर्माण होता है। वहाँ पे जो है कि कहीं न कहीं ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल बनते हैं, और वो बादल क्या करते हैं, एक्टिव क्लोरीन को जो है कि इन्हांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और वो जो क्लोरीन होता है कहीं न कहीं वो रिएक्ट करता है ओजोन से, और ओजोन से रिएक्ट करके उसको तोड़ देता है ऑक्सीजन में।
ठीक है। इस तरह से ओजोन का क्षरण होता है नेचुरल जो ये फैक्टर्स है इनकी वजह से। अभी हम बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर कौन कौन से हैं, मानव निर्मित कारक कौन कौन से हैं। तो हम सभी मनुष्य जो है अपनी सुविधाओं के चक्कर में बहुत सारी जो है इलेक्ट्रिकल चीज़ें ऐसी हम लाए हैं जहाँ पे जो है कि हम बहुत तरह की हानिकारक गैसें यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्रिज की, एसी की, और भी बहुत सारे जो कूलेंट सिस्टम यूज किए जाते हैं ठंडा करने के लिए, तो वहाँ पे हम ना इस तरह की बहुत सारी गैसें भरते हैं, यूज करते हैं, जो कि ओजोन के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती हैं। ठीक है। तो जैसे ये इसमें बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है, जिसको कि हम ओडीएस बोलते हैं। ओडीएस क्या होता है? ओडीएस का फुल फॉर्म होता है ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस, यानी कि वे सबस्टेंस, वे मटेरियल जो ओजोन लेयर को जो है कि डिप्लेट करते हैं, यानी कि उसका क्षरण करते हैं, उनको हम ओडीएस बोलते हैं। अब ओडीएस में कौन कौन से आते हैं? तो खास तौर पे सीएफसी आती है। सीएफसी बहुत ही खतरनाक गैस है और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओजोन का क्षरण करती है, सबसे ज़्यादा यही करती है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सीएफसी को का और कोई नाम है, तो हाँ, इसको फ्रेयान के नाम से जानते हैं, इसका कमर्शियल नाम है सीएफसी का, फ्रेयान। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं यूज किया जाता है फ्रिज में, एसी में, कूलेंट में, पेंट में, फोम में, स्प्रे में, हर जगह जो है ये सब सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो फ्रिज होता है उसमें गैस कौन सी भरी जाती है, तो उसमें मेफ्रान ब्रांड करके जो होती है, उसमें कई गैसों का कॉम्बिनेशन होता है, वही भरा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया था कभी, मेफ्रान ब्रांड क्या होता है। ठीक है। हमने क्या देखा, ओडीएस में पहला देख लिया सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रेयान देख लिया, कहाँ पे यूज किया जाता है ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा जो डिप्लेटिंग एजेंट है, हैलोन्स। हैलोन्स क्या होते हैं? एक कहीं न कहीं हैलोजेंस होते हैं, जैसे ब्रोमीन हो गया, ठीक है, क्लोराइड हो गया, ये सब हैलोन्स के तहत आते हैं। ब्रोमीन जो होता है अग्निशामक यंत्र में यूज किया जाता है, ठीक है, और ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ओजोन का क्षरण करता है। उसके बाद तीसरा हमारा ओडीएस यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग फैक्टर है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कहाँ पाया जाता है? तो खास तौर पे कीटनाशक और दवाओं में यूज किया जाता है। ठीक है। और ये कहीं न कहीं तीसरा ऐसा फैक्टर है जो कि ओजोन का सबसे ज़्यादा डिप्लेशन करता है। बात समझ में आ गई? चलिए, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डिप्लेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं। डिप्लेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं? तो ये तीन हैं, सीएफसी, हैलोन्स और CCl4। सीएफसी, हैलोन्स, CCl4, इन्हीं को हम हिंदी में रिक्ति कारक या डिप्लेटिंग एजेंट या डिप्लेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी आएगा तो आप जो है उसको सही करें। एक और जो है कि NOx यानी NO2 NO3 हो जाता है फैक्टर, जो कि जो है ओजोन को काफ़ी ज़्यादा जो है कि नुकसान पहुंचाता है। तो ये हमारे वो सबस्टेंस हो गए जिसको हम ओडीएस के तहत रखते हैं, यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस, यानी जो ओजोन का क्षरण करते हैं, और ये हम मनुष्यों के द्वारा ही कहीं न कहीं पैदा किए जाते हैं। ठीक है। होता क्या है, सीएफसी कैसे ओजोन को खत्म करता है? तो देखिए, जब हम फ्रिज व्रिज खूब चलाते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ से सीएफसी गैस ऊपर निकल के जाती है। सीएफसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम बोलते हैं तो क्लोरीन है, क्लोरीन वहाँ पे जाके एक्टिव हो जाता है और ये क्या करता है, ओजोन से रिएक्ट करता है। ओजोन से रिएक्ट करके क्लोरो मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन बनाता है, यानी कि ओजोन को तोड़ के ऑक्सीजन बना दिया। तो ऑक्सीजन का बैलेंस तो बना रहेगा, लेकिन ओजोन धीरे धीरे हमारी खत्म होने लगती है। तो इसी प्रोसेस के माध्यम से हमारा ओजोन का क्षरण करता है सीएफसी। ठीक है। चलिए, हमने अब तक देख लिया कि इसका जो है कि कौन कौन सा एजेंट है जो कि हमारे ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे ओजोन जो क्षरण हो रहा है हमारे ओजोन का, उसको बचाने के प्रयास कौन कौन से किए गए हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है। तो पहला कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन, इसी को हम फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी बोलते हैं। ठीक है। ये कब शुरू किया गया था? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है 1985 में शुरू किया गया था, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब 1960 का समय आया, यानी कि इंडस्ट्रियल एरा जिसे बोलते हैं,
तो उस समय बहुत कूल फ्रिज ऐसी इस तरह की चीज़ें जो है कि बहुत सारी बनाई जाने लगी और वहाँ से इन्वायरमेंट में बहुत सारी हार्मफुल गैसें इंक्लूड होने लगी। तो वहाँ से कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिली। तो यूनाइटेड नेशन ने 1985 में वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहाँ पे मीटिंग बुलाई और वहाँ पे सभी देश गए और वहाँ पे जा करके एक प्लान तैयार किया और उस प्लान के तहत इन्होंने कहा कि हम जो हमारे ओजोन को जो है कि क्षरण करने वाली गैसें हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, इसको हम खत्म करेंगे, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तो कहा भैया चलो ठीक है, और 1988 में इसको जो है लागू कर दिया गया। कब? 1988 में। तो ओजोन को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था और 2009 में जो है इस वियना कन्वेंशन को विश्व के लगभग सभी देशों ने अपना समर्थन प्रदान किया। तो ये पहला ऐसा कन्वेंशन था ओजोन बचाने के लिए जिसको कि सभी देशों ने समर्थन अपना दिया, ठीक है, इसका अनुमोदन किया। ठीक, अब जो है एक समस्या ये थी कि सीएफसी को खत्म करना कोई बाइंडिंग नहीं था, यानी कि जो है वियना कन्वेंशन किसी भी देश के ऊपर बाउंडेशन नहीं थी। जिस देश का मन करे वो सीएफसी खत्म करे, जिस देश का मन करे वो ना खत्म करे, ऐसा था। तो इसलिए सभी लोगों ने लापरवाही की और कोई जो है इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत ने वियना कन्वेंशन पे कब साइन किया? तो भारत जो है 1991 में इसमें हस्ताक्षर किया था वियना कन्वेंशन पे, ठीक है। तो ये पहला ओजोन बचाने के लिए प्रयास था वियना कन्वेंशन, जो कि 1985 में हुआ था। अगला कन्वेंशन हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा का ये सिटी है मॉन्ट्रियल, और उसके बाद जो है ये वियना के बाद यहीं पे ओजोन बचाने के लिए प्रयास किया गया, ठीक है। ये प्रयास जो है यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का ही जो है कि ये प्रयास था, जिसकी वजह से 16 सितंबर 1987 में जो है मॉन्ट्रियल में एक बैठक हुई और इस बैठक में जो है कहीं न कहीं सभी देश आए और इसको कहीं न कहीं सीएफसी को बाइंडिंग किया, यानी कि इस कन्वेंशन को बाइंडिंग किया कि हम सीएफसी को खत्म करेंगे और ये सभी देशों पे ये एक तरह से बाइंडिंग रहेगा, यानी सबको खत्म करना ही है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि वियना कन्वेंशन बाइंडिंग था? नहीं। मॉन्ट्रियल बाइंडिंग था? हाँ, ये बाइंडिंग था, यानी कि सबको खत्म करना ही था, ठीक है। किसके प्रयास से किया गया? तो यूनेप के द्वारा जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। कब लाया गया था? तो 16 सितंबर 1987 में लाया गया था। लागू कब हुआ? तो 1989 में लागू हुआ, ठीक है। अब जो है पूछ लेता है कि चलो ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ही निकल कर आया है, क्योंकि 16 सितंबर को ही 1987 में बैठक हुई थी मॉन्ट्रियल की और यूनाइटेड नेशन की जो महासभा है, असेंबली जो है, उसने 1994 में ये घोषणा कर दी कि अब हम पूरे विश्व में 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में जो है मनाएंगे, ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंचे और हम सभी लोग जो है कि ओजोन को बचाने में अपना योगदान दे सकें। तो इतने सारे क्वेश्चन बन गए। वियना पढ़ लिया हमने, मॉन्ट्रियल पढ़ लिया, कब लागू हुआ हमने ये पढ़ लिया, ओजोन दिवस जो है कब से मनाया जाता है और किससे संबंधित है हमने ये पढ़ लिया। ये बाइंडिंग नेचर का है, यानी कि सीएफसी को सबको खत्म करना है और यह एकमात्र ऐसा समझौता है जिसको यूनाइटेड नेशन के 197 देशों ने अपना समर्थन दिया है। ये इसको अनुमोदन किया था, बस इसके साथ खड़े थे, लेकिन मॉन्ट्रियल को सभी ने हस्ताक्षर किया, सभी जो है कि कहीं न कहीं आके कहे कि हाँ हम पूरा तरीके से इसको खत्म करेंगे। बात समझ में आ गई? वियना कन्वेंशन को भारत ने 1991 में साइन किया और जो है भारत 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है साइन किया था। इतनी बात समझ में आ गई। लक्ष्य क्या रखा गया कि जितने भी विकसित देश हैं सन 2000 तक सीएफसी को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और जितने भी विकासशील देश हैं वो 2010 तक जो है अपने यहाँ सीएफसी को बाइंड कर देंगे, यानी कि नहीं बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे। भारत जो है 2010 तक जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइलोन्स को खत्म कर चुका है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा तीसरा कन्वेंशन। हमने देख लिया वियना, हमने देख लिया मॉन्ट्रियल, हमने देख लिया हाँ कि भारत का क्या लक्ष्य था। अब हम बात करते हैं किगाली। ये तीसरा कन्वेंशन था जो अक्टूबर 2016 में जो है कि आयोजित किया गया था रवांडा में। अफ्रीकन देश है एक रवांडा और वहाँ की राजधानी है किगाली।
किगाली में ये देखिए, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो आया था, 1989 में लागू हुआ, इसकी हर साल मीटिंग होने लगी कि भैया अब हम हर साल देखेंगे कि ओजोन का बस हम नियम ही बना रहे हैं कि हम कुछ बचाव बचा भी रहे हैं। तो हर साल मीटिंग होने लगी। तो जो है अक्टूबर 2016 में जो है 28वीं मीटिंग जो मॉन्ट्रियल की हुई वो किगाली में हुई, और किगाली में समझौता किया गया कि हम जो HFC है यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है इसको हम खत्म करेंगे। यहाँ किसकी बात की गई? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की। किगाली में कब हुआ? 2016 में। तो आर्डर पूछ लेता है कि वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल और जो है किगाली जो है कब कब लाए गए थे, कौन पहले कौन बाद में लाया गया था, या फिर ये पूछ लेता है कि ओजोन संरक्षण से इनमें से कौन सा जो है संबंधित है। ठीक है, तो ओजोन का जो कॉन्सेप्ट है, ओजोन लेयर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ आपके सभी हो गए कंप्लीट। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।